हम सभी जानते हैं कि नमक से हमें आयोडीन मिलती है और कहा भी जाता है कि नमक एक मेंटेन जितनी मात्रा ज़रूरी है उतनी लेनी चाहिए ताकि जो आयोडीन की पूर्ति है हमारे शरीर में हो सके। अगर हम ज़्यादा नमक खाएं या फिर कम नमक खाएं तो उससे भी हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियां दिखाई पड़ती है। और कहा जाता है कि नमक ज़्यादा मत खाओ क्योंकि ज़्यादा नमक खाएंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है और कम खाएंगे तो उसके भी। आखिर ये नमक का जो रोल है वो हमारे बॉडी में क्या है, हमें नमक अपने खाने में क्यों लेना चाहिए। नमक से रिलेटेड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में जिसे कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है और इस ग्लैंड को कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड है और शरीर के अंदर ही ये जो है अपना जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो मनुष्य के गले में पाई जाने वाली ग्लैंड है। ये ट्रैकिया और लैरिंग्स के जोड़ में पाई जाने वाली ग्लैंड है। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो ये इंग्लिश के एच अल्फ़ाबेट के समान दिखाई देती है और ये दो पिंड में डिवाइडेड रहती है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो एच अल्फ़ाबेट जो है उसमें किनारे दो लाइनिंग है और बीच में एक जो लाइन है वो दोनों साइड वाली लाइन को अटैच करती है। इसी प्रकार जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें भी दो पिंड पाए जाते हैं और बीच में एक पट्टी पाई जाती है जिसे इस्थमस कहा जाता है, वो इन दोनों को जोड़ती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और ये जो टिश्यू है उनमें बहुत सारी पुटिकाएं या फिर जिसे फॉलिकल कहा जाता है वो पाई जाती हैं। और अगर इसमें देखें तो ये जो फॉलिकल या फिर पुटिकाएं हैं उनके दीवार या फिर मेम्ब्रेन में एक स्तर या फिर लेयर पाया जाता है क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर सेल्स का। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो पुटिकाएं हैं उनकी जो गुहा है उसमें थायरोग्लोब्यूलिन भरा हुआ होता है जो कि एक कोलाइडी पदार्थ होता है। और ये इसका अगर हम नेचर की बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है इस थायरोग्लोब्यूलिन की, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति की होती है जो कि यहाँ पे जो फॉलिकल हैं या फिर पुटिकाएं हैं उनकी गुहाओं में भरी हुई होती है। इसमें और हम देखें स्ट्रक्चर में तो ये जो फॉलिकल हैं उनके बीच बीच में पैरा फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं और ये कैल्सीटोनिन का जो है सिक्रीशन करती हैं। यहाँ पे हम देखें अगर हार्मोन का सिक्रीशन किस प्रकार थायराइड ग्लैंड से होगा, मैंने पहले ही बताया कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और सीधे ही उस हार्मोन को ब्लड में छोड़ देते हैं। अब ये हार्मोन ब्लड के साथ जहाँ पे जाना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाता है। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा भी हार्मोन का निर्माण किया जाता है और ये हार्मोन का जो कॉम्बिनेशन है वो है T3 या जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहा जाता है और यहाँ पे नेक्स्ट है T4 जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन कहा जाता है। यहाँ पे T3 के मुकाबले T4 जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है। T3 की अगर बात करें तो वो 20% है और T4 की बात करें तो ये 80% है। T3 के मुकाबले जो T4 होता है वो 4 गुना अधिक इफ़ेक्टिव होगा। दोनों की कंपेयर करें अगर हम तो ज़्यादा प्रभावशाली कौन है? T4। यहाँ पे T4 जो है वो टिश्यू में पहुँचने पर T3 में बदल जाता है। यहाँ पे और हम देखें तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और निर्माण करती है और उसके निर्माण के लिए इन्हें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए
तो आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर यहाँ पे आयोडीन की जो मात्रा है उसमें कमी या ज़्यादा हो तो थायराइड ग्लैंड जो है वो हार्मोन का जो निर्माण है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और उससे रिलेटेड कई प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई पड़ सकती हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है उसका फंक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे चाहे वो हमारा फिजिकल ग्रोथ हो, सेक्सुअल ग्रोथ हो या फिर मेंटल ग्रोथ हो, तीनों के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकंड यहाँ पे देखा जाए तो बसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए भी थायरॉक्सिन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि थायरॉक्सिन ही है जो हमारी बसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। अब आप पूछेंगे यहाँ पे बसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए, साथ ही हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको भी अपने कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो एनर्जी है वो हम कैलोरी के रूप में गिनते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, तो कैलोरी के रूप में यूज़ की जाने वाली वो एनर्जी जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्य के लिए ज़रूरी होती है उसे बसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम कुछ कार्य कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बैठे ही हों सोफ़ा में तब भी हमें एनर्जी का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। बैठे होंगे कुछ कर नहीं रहे फिर भी हम एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो हमेशा कार्य करते रहते हैं, उसमें भी हमारा जो एनर्जी है वो कंज्यूम होता है, तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और इसी एनर्जी की जो ज़रूरत है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। अगर और हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है वो उपापचय या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होते हैं उसको भी मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस दो टाइप से होते हैं, पहले ये जानिए। पहला जिसे कहा जाता है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसे प्रोसेस है हमारे बॉडी के अंदर जिसमें कोई नई वस्तु का निर्माण होता है या फिर बनता है। सेकंड यहाँ पे क्या होगा? कैटाबॉलिज्म, जब हमारे बॉडी के अंदर कोई टूट फूट हो या फिर कोई विनाश वाली प्रोसेस हो तब उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है, और इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर कहा जाता है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, और हिंदी में इसे कहा जाता है उपापचय। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे जो हमारे प्रोटीन हैं वो अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक। अमीनो एसिड, बहुत सारे जो अमीनो एसिड हैं वो एक साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े और प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे जो अमीनो एसिड थे वो जुड़े, मतलब कि जुड़कर एक नई वस्तु का या फिर कहें प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये क्या हो गया? हमारा एनाबॉलिज्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जुड़ने की प्रोसेस हो रही है। सेकंड हमारा यहाँ पे प्रोसेस होगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ पे कैटाबॉलिक प्रोसेस में टूटने की क्रिया होती है। शरीर में अगर कोई भी टूटने की अगर क्रिया हो तो उससे कैटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन जो है वो शरीर के अंदर होता है, और इस डाइजेशन के दौरान जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें शरीर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है या फिर उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जाता है। यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया तो टूटने की क्रिया हुई, और इस क्रिया के दौरान यहाँ एनर्जी का जो है वो प्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस के तौर पे देखा जाता है। टूटने की क्रिया मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस प्रकार जो हमारी ग्रंथि है
थायराइड ग्रंथि उससे निकलने वाली थायरॉक्सिन है वो इस उपापचय या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसे भी मेंटेन करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका कार्य क्या होगा, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे भी ये उसके विकास के लिए और साथ ही ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। सेकंड, यहाँ पे उपापचय को मेंटेन करने का कार्य भी इसका है। साथ ही हमारी फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड कई प्रकार की परेशानी या डिसीज़ हम देख सकते हैं। अगर थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन में कमी आए या फिर बढ़ जाए तो उससे भी बीमारी हो सकती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम डिटेल से समझेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है बसल मेटाबॉलिक रेट, सेकंड है बसल मेटाबॉलिक रेंज, तीसरा है बसल मेटाबॉलिक राइट। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके हैं और ज़रूर ही देने हैं। कमेंट करके आंसर दीजिएगा और ज़रूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।